तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि डीबीएमएस के हमारे लेक्चर आना शुरू हो गए हैं चैनल पर, और हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप लेक्चर्स कंप्लीट करो दोनों के दोनों। हमने ओवरव्यू से लेकर इंस्टेंसेस और डेटा इंडिपेंडेंस देख लिया था। आज हम देखेंगे डीबीएमएस लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीबीएमएस की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। और देखो एक हमारा ये जो क्वेश्चन है, प्रोसीजरल डीएमएल वर्सेस नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा 2021 22 और 2023 24 में 10 नंबर में आया था, ठीक है। तो आपके पेपर में ये पक्का चांसेस है ये 7 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर कराया है, तो उसे आप देख लेना। और डेटाबेसेस इंटरफेसेस सारे जितने भी 5 होते हैं हम सब पांचों देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस, ठीक है। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस का आपको मतलब पता चल गया होगा कि डीबीएमएस के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जिससे कि हम डीबीएमएस को क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम डीबीएम डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, ठीक है। डीबीएमएस मैंने गलती से बोल दिया, डेटाबेस को, ठीक है। A database management system uses several languages to perform various operations like defining data structures and manipulating डेटा, ठीक है। देखो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे डीबीएमएस में। पहला तो आप एक डीबीएमएस का डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, और दूसरा एक पार्ट होता है कि आप उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हो या फिर आप अपडेशन कर रहे हो, ठीक है। दीज लैंग्वेजेस फॉर्म द बैकबोन फॉर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स एंड डेटाबेसेस, ठीक है। तो ये लैंग्वेज क्या है? एक हमारी एक बैकबोन है जो कि यूजर्स और डेटाबेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे बनाती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस लैंग्वेजेस आर, अब देखो मैं ना आपको एक बात बताता हूँ कि डीबीएमएस में लैंग्वेज तो एक ही होती है, ठीक है। मतलब कि लैंग्वेज तो बहुत सारी होती है, लेकिन जैसे कि एसक्यूएल है, ठीक है। एसक्यूएल है। अब एसक्यूएल के अंदर हमारी जो लैंग्वेजेस होती है ना, वो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाती हैं। यानी कि कुछ कमांड हम स्ट्रक्चर बनाने में यूज कर रहे होंगे, कुछ कमांड्स हम स्ट्रक्चर को अपडेट करने में यूज कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि डीबीएमएस के अंदर जो लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो वही पार्ट्स को हम देखेंगे, कोई ऐसे ये मतलब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज के। तो देखो यहाँ पर हमारे डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो ये फ्लो चार्ट बनाया है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे जाके बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होती है हमारी डीडीएल, डीडीएल फिर होती है हमारी डीएमएल। डीएमएल हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल, ठीक है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आती है हमारी डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस, ठीक है। तो नाम से आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या आ रहा है, डेफिनेशन, यानी कि हम यहाँ पर डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर रहे होंगे। यहाँ पर मैनिपुलेशन आ रहा है, यानी कि हम डेटा को अपडेट कैसे करेंगे वो आएगा। और डेटा को कंट्रोल कौन कौन करेगा, उसका एक्सेस कैसे मैनेज करेंगे हम, इसमें आएगा। और ट्रांजेक्शन यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं उन्हें कैसे मैनेज करेंगे, हम इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारा अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो यहीं पे अगर सब कुछ बता दूंगा तो उनका मतलब वो मैंने मेरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर बना रहे होंगे हमारे डेटाबेस का, इसीलिए यूज होता है क्या, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। सो देखो, डीडीएल इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, जैसा मैंने आपको बताया। इट इंक्लूड कमांड्स दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट databases objects such as tables, indexes, views and schemas, ठीक है। तो टेबल जैसे कि आप ना इससे क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे पूरी की पूरी, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको नेम चाहिए, यहाँ पर आपको रोल नंबर चाहिए, यहाँ पर आपको एज चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर ये बनाएगा कौन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और इसके अंदर देखो मैं बताऊं आपको, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कमांड्स, ठीक है। आपके इंटरव्यू में, आपके वाइवा में, आपके पेपर में आपके इसकी कमांड्स पूछी जाएंगी, और इनके कमांड्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके कमांड को पढ़ते हैं। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर कमांड्स को डिफाइन किया है, और उसके साथ सबके साथ एक एक एग्जाम्पल दिया है, जिससे कि आपको बिल्कुल भूलो ना इन कमांड्स को, ठीक है। आपको बस यार प्लीज कमांड्स को याद रखना है इनकी। और अगर आपको कमांड याद रहेगी ना, आपका वाइवा भी डीबीएमएस से इतना अच्छा जाएगा ना, बस क्या बताऊं। मेरा भी जब वाइवा हुआ था ना, मुझसे भी बस दो कमांड पूछी थी, ड्रॉप एंड डिलीट पूछी थी, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला हमारा कमांड होता है क्रिएट, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा ये क्या करेगा, क्रिएट न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि टेबल या फिर इंडेक्सेस। इंडेक्सेस अभी कुछ समझो मत, आप अभी टेबल समझो कि आप क्रिएट से क्या कर पाओगे, टेबल बना रहे होंगे, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर एक हमने क्वेरी लिखी है,
क्रिएट टेबल, अभी अगर आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आपको बस रीड करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, ठीक है, एक एम्प्लॉइज नाम की क्या बना दो, टेबल बना दो। मैं साथ ही साथ करता जाऊंगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, एक टेबल बना ली, है ना, एक ऐसी तो टेबल बनती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा, देखो लेक्चर थोड़ा बड़ा जाए तो दिक्कत मत लेना, पर समझ में आ जाएगा आपको सारी चीजें। जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉइज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि एक एम्प्लॉय आईडी रखो, एक नेम रखो और एक डिपार्टमेंट रखो, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी जो होगी हमारी इंटीजर टाइप की होगी और वो होगी हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा, अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो यहाँ पर इसे स्किप करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक एम्प्लॉय आईडी का एक क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, ठीक है। तो हमने एक अरे यार क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, हाँ इरेज कर दो, सब कुछ हो गया इरेज, एक मिनट, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई, ठीक है, एक हमने टेबल बनाई और इसके अंदर पहले हमने एक कॉलम बना दिया किसका, एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला, एक नेम का कॉलम बनाओ जिसका जो टाइप रहेगा वो कैरेक्टर रहेगा और इसके अंदर मैक्सिमम कितने वर्ड, कितने लेटर का नेम आ सकता है, 100 लेटर का नेम आ सकता है, ठीक है। तो एक नेम बना दो और एक बना दो डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी टेबल क्रिएट हो गई, मतलब कि टेबल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया और अब आप बाद में आप डीएमएल कमांड्स का यूज करके आप इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट कमांड देखते हैं, याद कर लेना, ठीक है, एक बार लिख लिख के देख लो कमांड तो आपको याद रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आती है आपकी अल्टर। अल्टर से क्या समझते हो, अल्टर का मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस करना। तो अल्टर से हम क्या कर पाएंगे, चेंजेस कर पाएंगे। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट्स एडिंग अ न्यू कॉलम टू अ टेबल, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हो, आप जैसे कि आपने आपकी जो टेबल थी या आपकी जो टेबल थी उसके अंदर आप न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज, यानी कि जो एम्प्लॉइज नाम की टेबल है उसके अंदर हमें अल्टर करना है, क्या अल्टर करना है, ऐड करना है हमें सैलरी नाम के सेक्शन को, जो कि डेसिमल टाइप का होने वाला है, ठीक है, डेसिमल टाइप का यानी कि फ्लोट टाइप का होने वाला है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐड सैलरी। तो यहाँ पर हमारी जो एम्प्लॉय आईडी थी, नेम थी और डिपार्टमेंट थी, उसके साथ एक और हमारा कॉलम ऐड हो गया होगा किसका, सैलरी का, इससे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ड्रॉप। ड्रॉप में क्या लिखा हुआ है, डिलीट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेसेस। तो ये क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे टेबल को क्या कर रहा होगा, डिलीट कर रहा होगा। ड्रॉप क्या कर रहा होगा, आपकी पूरी की पूरी टेबल को अगर आपको डिलीट करना है तो ये डिलीट कर देगा। ये टेबल के साथ साथ उसका रिकॉर्ड भी डिलीट कर देगा, मतलब उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसे भी डिलीट कर देगा, आपकी टेबल को भी डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट कमांड क्या है, हमारा नेक्स्ट कमांड है आपका ट्रंकेट। ट्रंकेट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और ड्रॉप भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। तो ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में आपको बहुत बार डिफरेंस देखने को मतलब पूछेंगे लोग, है ना। तो देखो ट्रंकेट क्या होता है, ट्रंकेट क्या करता है, रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी टेबल भी डिलीट हो रही है, रिकॉर्ड्स भी डिलीट हो रही है। लेकिन ट्रंकेट में क्या होगा, आपके सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे टेबल के अंदर से, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगी। जैसे कि आपकी जो टेबल थी उसके अंदर कोई नेम होगा, जैसे कि कृष्णा हो सकता है, उसकी एज होगी कुछ, तो ये क्या होगा, और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आता है आपका रीनेम, जो आपका लास्ट कमांड है। कमांड एक एक बार लिख लेना, कमांड नेक्स्ट आता है रीनेम। रीनेम से आप क्या कर रहे होंगे, आप चेंजेस कमांड का, रीनेम कमांड ओनली चेंज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि आप टेबल का नेम चेंज कर सकते हो, इट डज नॉट अफेक्ट द डेटा और स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। सो रीनेम एम्प्लॉइज टू स्टाफ, तो जो आपकी टेबल का नेम था एम्प्लॉइज वो क्या हो गया होगा, स्टाफ हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और आपका कमेंट होता है, कमेंट ही होता है, मतलब उसका नाम, एक और आपका कमांड होता है कमेंट, जिससे आप है ना मतलब अपनी टेबल में आप कमेंट वगैरह दे सकते हो, और वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपका पर्पस क्या है डीडीएल कमांड्स का, डीडीएल कमांड का आपका एक ही पर्पस है कि स्ट्रक्चर को मैनेज करना, है ना। मैनेज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेसेस बाय क्रिएटिंग, अल्टरिंग एंड डिलीटिंग डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये सारे कमांड क्लियर होंगे, ठीक है, समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपकी लैंग्वेज आती है, मतलब कि पार्ट आती है आपकी लैंग्वेज का, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नाम से पता चल रहा है आप डेटा के अंदर चेंजेस करोगे, मैनिपुलेट करोगे डेटा को। तो देखो डीएमएल इज अ सबसेट ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल आपकी एक डेटाबेस लैंग्वेज है, उसमें आपकी जो क्वेरी लैंग्वेज है ये की है, उसका एक सब पार्ट है ये, ठीक है। यूज टू मैनिपुलेट एंड इंटरेक्ट विद द डेटा स्टोर्ड विद इन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यानी कि टेबल के अंदर अब जो डेटा स्टोर है, यानी कि रिकॉर्ड जो स्टोर है उससे, उसमें आप मैनिपुलेट या फिर इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। डीएमएल कमांड्स अलाउ यू टू रिट्रीव, इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा इन
डेटा इन टेबल्स, ठीक है। आप उसके अंदर इंसर्ट कर रहे होंगे, डेटा रिट्रीव कर रहे होंगे, मॉडिफाई कर रहे होंगे। तो चलो जल्दी से बिना देरी करे इसकी भी कमांड्स को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है, क्योंकि कमांड से आपसे पूछे जाने वाली है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कमांड की बात करें तो पहला आता है आपका सिलेक्ट। सिलेक्ट से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पर टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, वो बार बार टेबल बनानी पड़ रही है, मुझे इससे अच्छा एक टेबल बना के रख लेनी चाहिए थी। यहाँ पर एक हम टेबल को एम्प्लॉय आईडी देते हैं, और यहाँ पर हम नेम देते हैं, और हम क्या देते हैं, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट। सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, जितना भी हमारा डेटा है उसे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी कि इस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉइज है। इस टेबल में से उसे सिलेक्ट करो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, यानी कि यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय आईडी हम 1 देते हैं, नेम देते हैं हमारा कृष्णा, और डिपार्टमेंट दे देते हैं आईटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आप एम्प्लॉइज टेबल में से डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी अगर है तो उसे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा स्टार दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एस्ट्रिक होता है ना, इसका मतलब होता है आपका पूरा, मतलब कि ऑल, ठीक है, ऑल सिलेक्ट ऑल। तो इसमें क्या करो, ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है उसे सिलेक्ट कर लो, तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर ये प्रिंट कराना चाहेगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, आई होप ये वाला कमांड आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट में क्या करते हैं आप, ऐड करते हो न्यू रिकॉर्ड टू द टेबल। अगर आपको इस टेबल के अंदर, एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर अगर कोई रिकॉर्ड एंटर करना है, ठीक है, तो आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे लिखना है आपको क्या, इंसर्ट इन टू। किसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो, एम्प्लॉइज के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको टेबल नेम देना है यहाँ पर, और यहाँ पर ये डिफाइन है सारे के सारे कि कौन कौन से आपके इसके अंदर कॉलम्स है ना। आपने वैल्यूज कौन कौन सी दी, पहले आपने एम्प्लॉय आईडी दी 1, नेम दिया आपने जॉन डी, और आपने डिपार्टमेंट दिया एचआर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और रिकॉर्ड बन गया होगा, जिसकी जो आईडी होगी, एम्प्लॉय आईडी 1 होगी, और यहाँ पर जो नेम होगा वो होगा जॉन डी, और डिपार्टमेंट हो जाएगा एचआर। देखो ये वाला है ना डेटा, ये एंटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी की है ना, एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पर प्राइमरी क्या होती है, सेम नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, तभी ये डेटा एंटर होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी कीज का कॉन्सेप्ट ज्यादा समझो नहीं, मैंने बस आपको बता दिया। अगर कोई बच्चा जानता होगा तो कमेंट करेगा कि भैया ऐसे तो डेटा एंटर ही नहीं होगा, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आता है आपका अपडेट, ठीक है। अपडेट क्या करता है, वही नाम से पता चल रहा है, अपडेट करता हुआ डेटा को, है ना। अपडेट क्या करता है, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन द टेबल, ठीक है, नाम से ही पता चल गया। अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू फाइनेंस वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो हमने टेबल बनाई थी, अगर उसके अंदर जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी 1 होगी, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, जैसे कि मेरी एम्प्लॉय आईडी 1 आईटी थी, 1 थी, और डिपार्टमेंट था आईटी, तो वो आईटी से हटकर क्या हो गया होगा, आईटी से हटकर फाइनेंस हो गया होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आता है आपका डिलीट। डिलीट क्या होता है, डिलीट क्या करता है, रिमूव डेटा फ्रॉम द टेबल। डिलीट क्या करता है, आपके टेबल में से सारे डेटा को क्या करता है, रिमूव करता है। सारे डेटा को नहीं करता, जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसे रिमूव करता है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 होगी ना, उसका पूरा का पूरा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर होगा आपको। एक एक बार सबको पढ़ लेना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है ये। अब देखो, डीएमएल कमांड फोकस ऑन मैनिपुलेटिंग द डेटा इनसाइड द टेबल एज अपोज टू द डीडीएल, ठीक है, जो हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी उसके अपोजिट ये काम कर रहा है, ठीक है। विच डील्स विद डेटाबेस स्ट्रक्चर, वो तो डेटाबेस स्ट्रक्चर के साथ काम करता है, ये डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा है उस पे काम करता है, ठीक है। दीज कमांड आर टिपिकली पार्ट ऑफ डे टू डे डेटाबेस ऑपरेशन। अब देखो, स्ट्रक्चर तो आप एक ही दिन बनाते हो, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर आप कभी कभी बनाते हो, लेकिन जो आप डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो आप ऑपरेशंस करते हो, या फिर आप जो भी चेंजेस करते हो, वो सारे आप डे टू डे लाइफ में करते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होती है कमांड, और जो सिलेक्ट कमांड है वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज कमांड है, ठीक है, रिट्रीव करने के लिए डेटा को। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, डीएमएल आपने अच्छे से पढ़ ली, डीडीएल आपने अच्छे से पढ़ ली। अब देखो, डीएमएल जो है ना आपका, मैंने यहाँ पर बताया था, डीएमएल आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है प्रोसीजरल डीएमएल, एक होता है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, ठीक है। तो देखो, इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोसीजरल डीएमएल और नॉन प्रोसीजरल डीएमएल में जो डिफरेंस पूछा गया है, वो एकेटीयू 2021 और 2022 और 2023-24 में पूछा गया था 10 मार्क्स में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार देख लो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक एक करके देखते हैं, इसे स्क्रॉल करूँ थोड़ा सा मैं।
DML can categorized into two types based on how data is accessed and manipulated. ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं कि कैसे डेटा को वो एक्सेस करते हैं और कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उनका तरीका क्या है। ठीक है, तरीका क्या है ना, तरीका। तो देखो यहाँ पर पहला है प्रोसीजरल डीएमएल। प्रोसीजरल का डीएमएल का मतलब क्या है, कोई प्रोसीजर होगा जिसको फॉलो करके आपका डेटा मैनिपुलेट और एक्सेस कर रही होंगे। ठीक है, ऐसे ही नाम से पता चल, नाम से याद कर लिया करो। ठीक है, प्रोसीजरल डीएमएल रिक्वायर्स द यूजर टू स्पेसिफाई हाउ टू गेट द डेटा। इन अदर वर्ड, इट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग एग्जैक्ट स्टेप्स द सिस्टम शुड फॉलो टू रिट्रीव और मैनिपुलेट डेटा। तो देखो यहाँ पर है ना, आपको ये भी बताना पड़ता है आपको क्या कौन सा डेटा चाहिए, और आपको ये भी बताना पड़ता है वो डेटा आपको कैसे चाहिए, है ना, मतलब कि उसके स्टेप्स क्या होंगे डेटा को रिट्रीव करने के। ठीक है, तो देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यूजर मस्ट स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड एंड हाउ टू रिट्रीव इट। बस यही वाली लाइन है ना, यही वाली लाइन है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि आपको इसमें ये भी बताना पड़ता है कि क्या कौन सा डेटा आपको नीडेड है और आप कैसे उसे रिट्रीव करोगे। ठीक है, इट रिक्वायर नॉलेज ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ क्वेरी, मतलब कि जो बता रहा है उसे तो भाई डेटा स्ट्रक्चर की और फ्लो ऑफ क्वेरी की भी नॉलेज होनी चाहिए। The user has more control over the execution process, which often involves looping और conditional operations। ठीक है, मतलब कि इसके पास क्या होता है, इसके अंदर ना डीएमएल, प्रोसीजरल डीएमएल में यूजर्स के पास बहुत अच्छा कंट्रोल होता है पूरे प्रोसेस में। ठीक है, समझ में आ गई आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले तो इसका एग्जांपल है रिलेशनल। इसमें रिलेशनल, सॉरी मैंने यहाँ पे रिलेशनल की स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी। रिलेशनल अलजेब्रा एंड पीएल एसक्यूएल। पीएल एसक्यूएल हमारा ओरेकल का यूज करके जो एसक्यूएल होता है वो है, और रिलेशनल अलजेब्रा अलजेब्रा आप सेकंड यूनिट में या थर्ड यूनिट में पढ़ रहे होंगे तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। अब देखो मैंने आपको एक क्वेरी है उससे मैं आपको समझाता हूँ, ये पूरा है ना प्रोसीजरल डीएमएल। थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और सब पर हाँ चीजें सारी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या है, स्टेप्स में चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या किया, डिक्लेयर किया, सबसे पहले डिक्लेयर लिखा। डिक्लेयर में आपने क्या किया, टोटल सैलरी नंबर है ना 10, आपने मतलब टोटल सैलरी दी। और आपने फिर किया बिगेन लिखा, है ना। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल दिक्कत मत लो, है ना। बस आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको स्टेप्स में बतानी पड़ रही है चीजें। ठीक है, पहले आपने डिक्लेयर किया, फिर आपने बिगेन किया। बिगेन में आपने क्या किया, सिलेक्ट सम सैलरी इनटू टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईटी। ठीक है, जहां पर भी आईटी डिपार्टमेंट है वहां पर क्या करो, उस सारी सैलरी को क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, सम कर दो उसका। और डीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन टोटल सैलरी, यहाँ पर क्या करो, टोटल सैलरी को प्रिंट कर दो। तो देख रहे हो आप, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, मतलब क्वेरी आपको समझ में आनी चाहिए पढ़ने से ही। ठीक है, कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जितने भी आपके जो पूरी टेबल है उसमें जिसका भी डिपार्टमेंट आईटी है उसकी सैलरी को क्या कर दो, सम कर दो उनकी सैलरी का, और यहाँ पर आउटपुट दे दो, मतलब प्रिंट करा दो। ठीक है, और यहाँ पर आपने थर्ड स्टेप में क्या दिया, एंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बतानी पड़ रही है। पहले आपने डिक्लेयर किया, फिर आपने बिगिन किया, फिर आपने एंड किया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था किसका, प्रोसीजरल डीएमएल का। अब हम देखेंगे नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, जो कि काफी इजी है, जो हमने अभी पढ़ी थी वही होती है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। नॉन प्रोसीजरल डीएमएल रिक्वायर द यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड बट नॉट हाउ टू गेट इट। तो देखो यहाँ पर आपको ये नहीं बताना पड़ता कि कैसे आपको चाहिए, बस आपको ये बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा आपको चाहिए। दैट सिस्टम डिटरमाइन द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट द क्वेरी टू रिट्रीव और मैनिपुलेट द डेटा। अब सिस्टम के ऊपर छोड़ देता है भाई यूजर कि आप बताओ दो बेस्ट वे, कि आपको कौन सा, वो सिलेक्ट करके अपने आप बता देता है सिस्टम। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द यूजर ओनली स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड लीविंग द क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस टू द डीबीएमएस। ठीक है, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर छोड़ देता है कि वो कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में लगाएगा। ठीक है, द फोकस इज ऑन द रिजल्ट नॉट द मेथड ऑफ रिट्रीवल। ठीक है, easier to use for end user since it does not require an understanding of the underlying data structure of the query optimization। यहाँ पर कोई भी आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, कैसे डेटा काम करता है, कैसे क्वेरीज वगैरह काम करती हैं। यहाँ पर बस आपने कमांड लिख दिया कि मुझे ये चाहिए तो वो लाकर दे देगा। ठीक है, जल्दी से इसके एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपका एसक्यूएल है। एसक्यूएल आपका यही वाला है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, देखो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हो सबसे पहले, सिलेक्ट सम फ्रॉम, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम
एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया कि जिसका भी डिपार्टमेंट आईटी है उसकी सैलरी का क्या कर दो, सम कर दो। यहाँ पर आपने कुछ बताया, क्या आपने कुछ डिक्लेयर किया, क्या आपने कुछ बिगेन किया, क्या आपने कुछ एंड किया, नहीं किया, बस आपने क्या लिखा, सिंगल क्वेरी लिखी अब डीबीएमएस जाने की कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी चीजें, है ना। अ, अब देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट, ये जो मैंने ना, ये जो सारा था हमारा डी, ये जो हमारा नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल को मैंने एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आप इसके अच्छे से याद कर पाओ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, मैं बार बार नहीं बताने वाला इसको। तो ये थोड़ा-सा बस ये याद नहीं, थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये कम फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन नॉन प्रोसेसर लैंग्वेज ईज़ी टू यूज़ होता है, ठीक है? ये हार्ड टू यूज़ होता है और आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपको एग्ज़ैक्ट स्टेप पता होनी चाहिए, यहाँ पर आपको एक स्टेप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्टली क्वेरी लिखनी है, ठीक है? तो एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है? मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। अब देखो हमारा डीएमएल हमारा कंप्लीट खत्म हो गया। देखो यहाँ पर मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था, यहाँ पर हमने डीडीएल कंप्लीट कर लिया, डीएमएल कंप्लीट कर लिया पूरा, इसके अंदर प्रोसीजर भी देख लिया, नॉन प्रोसीजरल भी देख लिया, ठीक है? तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डीसीएल और टीसीएल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच में, है ना। डीसीएल क्या होता है, यहाँ पर आप एक्सेस कंट्रोल करते हो कि आप किसको एक्सेस देना चाहते हो अपने डेटाबेस का और किसको एक्सेस नहीं देना चाहते हो, ठीक है। तो देखो डीसीएल इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस, इट इंक्लूड कमांड्स दैट मैनेज यूजर परमिशंस एंड एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पर दो कमांड बस होती हैं, एक होती है ग्रांट और एक होती है रिवोक, ठीक है। अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहते हो तो आप ग्रांट का यूज करते हो, ग्रांट सिलेक्ट इंसर्ट ऑन एम्प्लॉयज टू यूजर वन, यानी कि आपने यूजर वन को क्या दे दिया, एक्सेस दे दिया। अब अगर आपको ये क्वेरी समझ में नहीं आ रही है परेशान मत हो, अब हम आगे अच्छे से देखेंगे इसे, ठीक है। तो ग्रांट में आप क्या कर रहे होते हो, आप एक्सेस दे रहे होते हो, और रिवोक में अगर किसी के पास एक्सेस है पहले से तो आप उसे रिमूव कर रहे होते हो, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, रिवोक इंसर्ट ऑन एम्प्लॉयज फ्रॉम यूजर वन, तो यहाँ पर यूजर वन के पास जो पहले एक्सेस आपने दिया था ग्रांट से, वो आपने उससे भाई छीन लिया, ठीक है। समझ गए, ये होते हैं हमारे क्या, डीसीएल। आप बोलोगे भैया इतनी छोटे से, हाँ भाई इतने से ही होते हैं, ये बस डीएमएल और डीडीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये देखो अगर ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आती ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी यूनिट 5 में आप इन्हें अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कौन सी कमांड होती है, टीसीएल कमांड मैनेज ट्रांजेक्शन विद इन द डेटाबेसेस एंश्योरिंग दैट ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस आर आइदर कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। तो देखो टीसीएल कमांड एक जो भी डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं, है ना, ट्रांजेक्शन का मतलब पता है ना, पैसे का लेन देन वो हो रहे होते हैं, उन पे फोकस करता है, और ये एंश्योर करता है कि या तो भाई आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, या तो एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाए, या तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो ही ना, मतलब बीच में ना फंसे, ठीक है। समझ रहे हो, इस पे ये फोकस करता है। यही होता है ना, आपको पैसे को लेकर आपको यही दिक्कत होती है कि या तो पैसे भाई आपके चले ही जाएं, या तो पैसे आपके आपके पास ही रह जाएं। ऐसा ना हो कि प्रोसेसिंग में फंसा दे और बीच में टाइम आपका चलता रहे कि 24 घंटे में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे या तो 25 घंटे में ट्रांसफर हो जाएंगे। आपको वो नहीं चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है या तो पैसे मेरे पास ही रहे, या तो पैसे आपके ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर भी तीन आपके कमांड होते हैं। पहला होता है कमिट। कमिट का मतलब होता है जो भी आपने ट्रांजेक्शन वगैरह करे हैं उसे सेव कर दो, कमिट से ये होता है, ठीक है। और आप ऐसे लिखते हो कमिट, है ना, डायरेक्टली आप कमिट लिखते हो और एंटर दबा देते हो जाता है आपका काम। रोल बैक में क्या होता है कि अगर आप किसी स्टेप पर हो और आप उससे पहले स्टेप पर जाना चाहते हो, या फिर आप बिल्कुल पहले स्टेप पे जाना चाहते हो, तो आप जैसे कि ये समझो कि आपका एक प्रोसेस है, एक आपका कोई प्रोसेस है, वो कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और कमिट पे आके खत्म होता है, ठीक है, समझ गए। और अगर आप कमिट से पहले वाले स्टेप पे पहुंचना चाहते हो तो आप रोल बैक का यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई भी कमिट, आपने डायरेक्टली आपने स्टार्ट किया है और आप लास्ट में जाके कमिट करते हो, है ना, और आप फिर रोल बैक करते हो, तो आप यहाँ पर पहुंच रहे होगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच रहे होंगे। लेकिन आप इनके बीच में क्या करते हो, आप इनके बीच में आप यूज कर लेते हो आप सेव पॉइंट्स का। सेव पॉइंट्स आपके वैसे होते हैं जैसे कि आपने कोई गेम खेला हो ना, तो उसके अंदर फ्लैग्स होते हैं, या फिर आप वहां पर कहीं पर आप पॉइंट्स लगाते हो जहां पर आप मरने के बाद वापस पहुंच जाते हो ना, वैसे ही होते हैं आपके सेव पॉइंट। जैसे कि आपने ना स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर एक सेव पॉइंट बनाया था और यहाँ पर आपने एक सेव पॉइंट बनाया था, तो आप अगर कमिट के बाद यहाँ पर रोल बैक करोगे तो आप यहाँ पर पहुंचोगे, फिर अगर आप रोल बैक करोगे तो यहाँ पर पहुंचोगे, और फिर अगर आप रोल बैक करोगे तो यहाँ पर पहुंचोगे। अभी तो मैं आपको ऐसे मतलब समझा दे रहा हूँ, लेकिन अब बाद में अगर आपको अच्छे से समझना हो तो यूनिट 5 में आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये तीनों कमांड भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। टीसीएल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं सबको समराइज कर देता हूँ। द डेटाबेस लैंग्वेजेस डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल आर एसेंशियल टूल फॉर मैनेजिंग एंड इंटरेक्टिंग विद डेटाबेसेस, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। ईच लैंग्वेज सर्व्स अ डिस्टिंक्ट पर्पस फ्रॉम डिफाइनिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा स्ट्रक्चर टू कंट्रोलिंग यूजर एक्सेस एंड मैनेजिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपको सबका काम तो पता ही होगा, है ना।
मैंने बता दिया है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल दी है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मतलब देखो यहाँ पर ये मैंने सारे कमांड लिख दिए, यहाँ पर मैंने कुछ कमांड कराई नहीं, जैसे कि कमेंट नहीं बताया आपको मैंने, मर्ज नहीं बताया, है ना, सेट ट्रांजेक्शन नहीं बताया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इसके लिए नहीं बताया मैंने। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, और इसे पढ़ लो, ठीक है। मैंने सबको समराइज कर दिया, अगर आपको मतलब सब कुछ याद नहीं रहता तो आप इससे इससे अगर पढ़ते हो तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो डेटाबेस लैंग्वेज थी वो खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, इंटरफेसेस इन डीबीएमएस। इंटरफेसेस इन डीबीएमएस होते क्या है, मतलब कि डीबीएमएस, देखो डीबीएमएस में एक तो हो गई लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज कहाँ पर लिखोगे भैया आप ये लैंग्वेज क्वेरी वगैरह कहाँ पर लिखोगे, कोई इंटरफेस तो होना चाहिए आपके पास। जैसे कि आप इंस्टाग्राम के अंदर फोटो लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ठीक है, तो आपके पास एक इंटरफेस होता है ना अच्छा खासा, जहां पर आपको बटन्स वगैरह दिख रहे होते हैं। तो वैसे ही डीबीएमएस के अंदर इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है। सो द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंटरफेसेस इज यूजर इंटरफेस। क्या होते हैं, यूजर इंटरफेस होते हैं डेट अलाउज फॉर एबिलिटी टू इनपुट क्वेरी टू आर डेटाबेस विदाउट यूजिंग द क्वेरी लैंग्वेजेस, ठीक है, इटसेल्फ। मतलब कि आप यहाँ पर क्या कर पाओ, क्वेरीज को डेटाबेस के अंदर लिख पाओ बिना क्वेरी लैंग्वेज का यूज करें, ठीक है। यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, ये पहली बात। तो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द डीबीएमएस में इंक्लूड फॉलोइंग, तो कौन कौन से होते हैं, तो सारे हम देख लेते हैं एक बार। तो आपको समझ में आ गया ना कि मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड कराना, जैसे कि आप कहाँ पर कोड करते हो, आप वीएस कोड में करते हो ना, तो वीएस कोड आपका क्या हो गया, एक इंटरफेस हो गया, ठीक है, या फिर कोडिंग एडिटर हो गया यार वो तो। मतलब कि आप डीबीएमएस में ना एक आपके पास अच्छा खासा एक इंटरफेस होगा जहां पर आप बटन की हेल्प से काम कर रहे होंगे, या फिर आप क्वेरी वगैरह लिख रहे होंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे टाइप्स, सबसे पहला आता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस आपके जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, या फिर डेवलपर्स हैं वो यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। आपने कमांड पैलेट देखा है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, कम कंट्रोल, यहाँ पर कमांड पैलेट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, हाँ। ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट, देख लो। ऐसा होता है, मतलब कि ऐसे ब्लैक ब्लैक होता है। आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, आपको सारे कमांड वगैरह पता होनी चाहिए, और अगर आपको ये पता होते हैं तब आप इसे यूज कर पाते हो। तो ये सिर्फ डेवलपर या एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होगा, एक बंद हो गया, है ना। तो चलो नेक्स्ट, ये एग्जांपल इसका दे दें तो माई एसक्यूएल सीएलआई होता है एक हमारा, पोस्ट ग्रेसक्यूएल होता है एक आपका सीएलआई, मतलब कि उसके एक अलग अलग कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, सब कुछ भाई ब्लैक ब्लैक होता है ऐसे, और उसके अंदर आपको ना क्वेरी वगैरह लिखनी होती है, और आपके पास कमांड वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, मतलब कि कोई इंटरफेस वगैरह नहीं होता उसके अंदर। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि डेवलपर्स और एडमिनिस्ट्रेटर यूज करते हैं, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत, मतलब कि आपको बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, आपको स्लाइडर्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस, ठीक है। ऑफ्टन यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल यूजर फॉर इजियर डेटाबेस ऑपरेशंस। कोई अगर नॉन टेक्निकल यूजर है ना, जिसको क्वेरीज वगैरह नहीं पता, वो भी इसे यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा पीएचपी माई एडमिन, माई एसक्यूएल वर्क बेंच, ठीक है। तो ये आपके दो क्या है, एग्जाम्पल हैं इसके। एग्जाम्पल और देखें तो एप्लीकेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर एंड माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ये भी इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैंने दो बार एग्जांपल्स लिख दिए, सॉरी। आपको मतलब एग्जांपल पता होनी चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कमांड लाइन में आपको क्वेरीज वगैरह लिखनी होती है, यहाँ नहीं लिखनी होती, यहाँ पर आपको अच्छा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेन्यू बेस्ड इंटरफेस। अब देखो आपके तीन ही इंपॉर्टेंट है, पहला है आपका सीएलआई ग्राफिकल इंटरफेस, दूसरा आपका मतलब ग्राफिकल इंटरफेस, और तीसरा है आपका एपीआई। यही तीनों इंपॉर्टेंट है। मेन्यू बेस्ड इंटरफेस में क्या होता है कि आपको ना सारी चीजें मेन्यू के मतलब जैसे मिल जाती है। जैसे कि मेन्यू होता है ना, जैसे कि आपको सब कुछ लिखा लिखा है मिल जाता है, बस आपको बुक मार्क्स मिल जाते हैं जहां पर आप क्लिक कर करके सारी चीजें कर रहे होते हो। जैसे कि यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या करता है, पहले यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। यूजर फ्रेंडली प्रो यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। प्रोवाइड्स एन इनोवेटिव पॉइंट एंड क्लिक अप्रोच फॉर इजी डेटाबेस इंटरेक्शन। यहाँ पर बस आपके पास ना पॉइंट एंड क्लिक का अप्रोच होता है, मतलब कि आप डायरेक्टली क्लिक करके सारी चीजें कर रहे होते हैं यहाँ पर, है ना। प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं आपकी, यहाँ पर आपको कोई भी कमांड नहीं लिखनी होती, आपको पहले से सारी चीजें कमांड में लिखी हुई मिलती हैं, आपको डायरेक्टली उसे क्लिक करके चला रहे होते हो, ठीक है। ऑफर्स अ लिस्ट ऑफ वैलिड ऑप्शंस टू रिड्यूस एरर्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस। और गाइडेड वर्कफ्लो होता है, आपको सब कुछ गाइडेड मिलता है, मतलब कि आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना होता। गाइड यूजर थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस फॉर एफिशिएंट टास्क कंप्लीशन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि आपने मेन्यू बेस्ड इंटरफेस, कैसे, मेरे को एग्जांपल को याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता, ठीक है। मतलब कि जस्ट आप क्लिक करो और पहुंच जाओ, ठीक है, उस पे। नेक्स्ट आता है आपका, सॉरी,
नेक्स्ट आता है आपका क्या, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या होती हैं, आपकी ऐसी एपीआई होती हैं जो आपके डेटाबेस, और डेटाबेस जो होता है ना, और एप्लीकेशंस जो होती हैं, मतलब कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है और जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपकी कौन करा रही होती है, एपीआई करा रही होती है। जैसे कि आप एपीआई को है ना एज अ वेटर समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो और आपसे, आपके और शेफ के बीच में कौन काम कर रहा होता है, वेटर काम कर रहा होता है। यानी कि आप जो ऑर्डर देते हो वो वेटर लेके जाता है शेफ के पास, और शेफ आपको फूड बना के दे देता है, ठीक है। वैसे ही जो सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट भेजता है वो एपीआई लेके जाता है डेटाबेस के पास, और डेटाबेस से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो आपके पास पहुंचा देता है, ठीक है। तो वही होती है आपकी एपीआई। तो इसे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, a set of programming instruction that allow software application to communicate with the database, enabling developer to perform डेटाबेस ऑपरेशन प्रोग्रामेटिकली, है ना। इसकी कुछ एग्जांपल है, रेस्टफुल एपीआई, ग्राफ क्यूएल एपीआई, डेटाबेस कनेक्टर्स, लाइब्रेरीज इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो दो बस, एक रेस्टफुल एपीआई एंड ग्राफ क्यूएल एपीआई याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में आप लिखा। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया ना वेटर वाला, आपके बहुत आगे जाके काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेब बेस्ड इंटरफेसेस। वेब बेस्ड इंटरफेसेस कौन से इंटरफेसेस होते हैं, जो जिनको आप ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो। एन इंटरफेसेस एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउजर अलाउइंग यूजर टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस वाया द वेब फॉर्म्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब कि आप वेब फॉर्म्स और एप्लीकेशंस के थ्रू उसे एक्सेस कर रहे होते हो। एग्जांपल क्या है इसका, पीएचपी माई एडमिन, एडमाइनर एंड कस्टम वेब एप्लीकेशन यूजिंग फ्रेमवर्क लाइक जेंगो एंड फ्लास्क, ठीक है। मतलब कि ज्यादा कर ये कौन यूज कर रहा होता है, पाइथन के जो हमारे फ्रेमवर्क है जेंगो और फ्लास्क, वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको बने बनाए मतलब अच्छे खासे पैनल मिल जाते हैं, आप वहां पे डायरेक्टली जो आपको बटन्स होते हैं उनसे आप सारी चीजें कर रहे होते हो, या फिर वेब बेस्ड फॉर्म से आप सारी चीजें कर रहे होते हो, ठीक है। देखो अगर आपको इंटरफेसिंग का ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, तो परेशान मत हो, बस आपको तीन याद रखनी है। एक आपका सीएलआई, जिसमें आपको सारी कमांड खुद लिखनी होती है। एक होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आपको सारे बटन्स वगैरह मिल जाते हैं। और एक होता है आपका एपीआई, जो कि आपका सॉफ्टवेयर और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और तो आप इजी है, ठीक है। A database interface plays a crucial role in enabling users and application to efficiently interact with databases, ठीक है। Ensuring that the data can be managed and accessed effectively. The choice of interface often depend on user preference, है ना। ये तो पूरा का पूरा यूजर के ऊपर है ना, कि अगर उसे अच्छी खासी कमांड्स वगैरह आती हैं तो वो सीएलआई का यूज करेगा, है ना। और अगर आप उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो जीयूआई का यूज करेगा, ठीक है। एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क एट द हैंड, और सारे टास्क वैसे ही हो रहे होंगे, सब में सेम ही हो रहे होंगे, बस क्या होगा कि टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने देखो यहाँ पर हमारे डेटाबेस इंटरफेसेस भी खत्म हो गए। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, तो यार इतना तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो हमारे दो चैनल है, एक है आपका मल्टी एटम्स और एक है आपका क्या, मल्टी एटम प्लस, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे चैनल हैं, दोनों पर ही कंटेंट बहुत अच्छा आता है, तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और क्या बोलते हैं, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। अगर आपको नोट्स परचेज करनी है तो वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और कमेंट कर देना कैसा लगा लेक्चर, तो मैं उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट लेक्चर बनाने का, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।